Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 19, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Geography, and we will learn and understand the topic conservation of water resources, natural vegetation and wildlife in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट विल टेक कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, यानी वाटर रिसोर्सेज को कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो वाटर है इट इज़ एन असेंशियल थिंग फॉर आवर लाइफ. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है. और आप देखेंगे कि किस तरीके से ये जो पॉल्यूटेड रिवर है यमुना, जो कि ओनली सोर्स ऑफ वाटर है हमारी दिल्ली के लिए, वो कैसी पॉल्यूटेड हो रखी है. लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक ये वे आउट है कि किस तरह से हम वाटर रिसोर्स को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंकलर से जो इरिगेशन करना. तो आप देख रहे हैं कि ये क्या करता है, ये पानी को दूर दूर तक पहुंचाता है और पानी का अमाउंट भी कम होता है, मतलब पानी जो है कम मात्रा में लगता है. To get access to clean and adequate water resources, steps have been taken to preserve this resource. यानी हमें हमेशा क्लीन वाटर मिलता रहे, पर्याप्त मात्रा में हमें पानी मिलता रहे, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं और उठाए जाने भी चाहिए. जैसे कि forest and other vegetation cover slow the surface run off and replenish underground water. देखिए क्या होता है कि जैसे फॉरेस्ट है या डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन है, ये क्या करते हैं जब ये लैंड पर होते हैं ना, तो पानी के बहाव को कम कर देते हैं. यानी अगर बारिश का पानी आया तो अगर कोई रोकने वाला नहीं है तो फटाफट वो जो है रिवर में भी जा सकता है या वेस्ट भी हो जाता है, आपने देखा भी होगा. लेकिन अगर ये होते हैं तो ये उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर पीक का जो लेवल होता है वो हमारा धीरे धीरे अप होना शुरू हो जाता है, और हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा के रख सकते हैं एज अ अंडरग्राउंड वाटर. वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव द सरफेस रन ऑफ. यानी वाटर हार्वेस्टिंग अगर हम करें, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, तो वो पानी बहने से बच सकता है. The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepage. देखिए क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि जब खेतों में नहरों से पानी आ रहा होता है, तो नहरें जहाँ होती है ना, उनमें लीकेज होती है, टूट फूट होती है, जिसके कारण जो वाटर है वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर हम उसको मेंटेन कर दें, उसको लाइंड अप कर दें, तो इससे क्या होगा, वो जो पानी है जो बह के वेस्ट हो रहा है उसको हम अपनी इरिगेशन में भी यूज़ कर पाएंगे. देन स्प्रिंकलर्स इफेक्टिवली इरिगेट द एरिया बाय चेकिंग वाटर लॉसेस थ्रू सीपेज एंड इवेपोरेशन. और जो अगर हम आप देखिए, आप डायरेक्ट पानी से अगर हम इरिगेशन करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा लगता है और वेस्ट भी होता है. लेकिन अगर हम उसके आगे स्प्रिंकलर्स लगा देते हैं तो इससे क्या होता है कि पानी दूर दूर तक जाता है और कम उसका अमाउंट यूज़ होता है. देन इन ड्राई रीजन विद हाई रेट्स ऑफ इवेपोरेशन, ड्रिप और ट्रिकल इरिगेशन इज़ वेरी यूजफुल. देखिए जहाँ पर ड्राई रीजन होता है, जस्ट लाइक डेजर्ट एरिया टाइप में होता है, वहाँ पे इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम ड्रिप इरिगेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं. ड्रिप का मतलब क्या होता है, वहाँ उसमें से जो है ड्रॉप वो नीचे टपकती रहती है, जिससे वो इरिगेशन आराम से होता रहता है और इवेपोरेशन भी एक साथ नहीं होता. द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन. और हम वाटर रिसोर्स को इस तरीके से इन इरिगेशन के मेथड्स को अपना कर बचा सकते हैं. तो ये कुछ तरीके थे. नाउ विल मूव ऑन नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call the biosphere. देखिए जो नेचुरल वेजिटेशन है यानी कि पेड़ पौधे और वाइल्ड लाइफ है, वो लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल, हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल और एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, इनके बीच में एक नैरो जोन में ही पाया जाता है, जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं यानी कि जैव मंडल कहते हैं.
In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival. और आपको पता है ना कि इस बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट यानी में इंटर रिलेटेड भी होते हैं। किस लिए? अपने जीवन को बचाने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए लॉइन है, जैसे वो अदर जो फॉरेस्ट के एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, उन्हीं को खाता है, और अगर वो ना हो तो वो क्या खाएगा? वो घास थोड़ी खाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और इंटर रिलेटेड भी हैं, तभी वो एक सब लोग जी रहे हैं, है ना। जैसे वो जी रहा है या वो जिनको खा रहा है फिर आगे वो किनको खाते हैं, इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है। दिस लाइफ सपोर्टिंग द सिस्टम इज नोन एज द इकोसिस्टम, और इसी सिस्टम को हम इकोसिस्टम कहते हैं। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स। देखिए वाइल्ड लाइफ में एनिमल्स भी आते हैं, बर्ड्स भी आते हैं, इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े भी आते हैं, और साथ साथ एक्वेटिक लाइफ भी आती है जैसे कि मछलियाँ इत्यादि। द बर्ड्स फीड ऑन इंसेक्ट्स एंड एक्ट एज डीकम्पोजर्स एज वेल। जो पक्षी होते हैं ना वो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं और एक तरह से वो डीकम्पोजर का काम करते हैं। डीकम्पोजर का मतलब कि उनको कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, अगर वो मर जाए और डीकम्पोज ना हो तो हमारी सारी ज़मीन खराब हो जाएगी, तो ये उनको खा के डीकम्पोजर का काम करते हैं, उन्हें ख़त्म कर देते हैं। देन वल्चर क्या होता है? गिद्ध। वल्चर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू फीड ऑन डेड लाइफ स्टॉक इज अ स्केवेंजर एंड कंसिडर्ड अ वाइटल क्लींजर ऑफ द एनवायरनमेंट। देखिए जो वल्चर यानी कि गिद्ध होते हैं वो हमारी इस अर्थ के नेचुरल क्लेंजर हैं, उस हमारी अर्थ को क्लीन करने वाले हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो डेड लाइफ स्टॉक को खाते हैं, यानी डेड जो पशु पक्षी होते हैं उनकी बॉडी को खाते हैं, और अगर वो ना खाएं तो वो सड़ेंगी और बीमारियां फैलाएंगी। तो ये हमारे लिए तो एक साफ सफाई का काम करते हैं। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल ऑल आर इंटीग्रल टू मेंटेनिंग बैलेंस इन द इकोसिस्टम। चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा हो, सभी का अपना एक अलग इम्पॉर्टेंट रोल है इस इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। नाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन प्राइमरीली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यानी जो वेजिटेशन है उसकी ग्रोथ पूरा किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर और मॉइस्चर पर। अगर टेम्परेचर फेवरेबल होगा, मॉइस्चर होगा वहाँ पर, तो वेजिटेशन बहुत अच्छी होगी, वरना वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। यानी जो ज़्यादातर जो हिस्सों में पाई जाती हैं वेजिटेशन की टाइप, उनमें क्या क्या है? फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, स्क्रब्स हैं, और क्या है? टुंड्रा, यानी बिल्कुल छोटे छोटे पौधे जो जहाँ बिल्कुल ठंड होती है, बहुत कोल्ड होता है, उस एरिया में पाए जाते हैं। इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल ह्यूज ट्रीज थ्राइव। फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई। यानी जहाँ पर पानी की अबंडेंट का मतलब बेरोक टोक वाटर सप्लाई होती है, बहुत अच्छी सप्लाई होती है, और हैवी रेनफॉल होता है, वहाँ पर हमेशा ह्यूज ट्रीज, बहुत बड़े बड़े ट्रीज और जंगल पाए जाते हैं। As the number of moisture decreases, the size of trees and their density reduces. Short, stunted trees and shrubs grow in regions of moderate rainfall. और जैसे कि मैंने आपको बताया मॉइस्चर धीरे धीरे कम होता रहता है, तो ट्रीज का साइज भी कम होता रहता है, और उनकी डेंसिटी होती है वो भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है। और इन ड्राई एरियाज थॉर्नी shrubs and scrubs ग्रो इन लो रेनफॉल एरियाज। और जहां पर बिल्कुल कम बारिश होती है वहां पर कटीली झाड़ियां होती हैं। देन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए चेंजेस इन क्लाइमेट इन ह्यूमन इंटरफेरेंस कैन कॉज द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि क्लाइमेट में चेंज आने के कारण और ह्यूमन इंटरफेरेंस बढ़ने के कारण जो प्लांट्स और एनिमल्स का नेचुरल हैबिटेट होता है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उससे उस पर इफेक्ट पड़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर्स, सुनामी एंड लैंडस्लाइड्स आर some of the human and natural factors that accelerate the process of
एक्सटिंक्शन ऑफ दीज रिसोर्सेज। और देखिए ये तो ख़त्म हो ही रहे हैं, लेकिन जो बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी है या नेचुरल फैक्टर है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जंगलों को काटना, सॉइल इरोजन, और बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जंगलों में आग लग रही है, सुनामी, लैंडस्लाइड, ये सारी क्या चीज़ें होती हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो उनका ख़त्म होना है वो और तेज हो जाता है। One other major concern is the poaching that results in sharp decline in the number of particular species. और चिंता का विषय तो ये भी है कि खास तौर से एक पर्टिकुलर जो किसी विशेष जाति प्रजाति का जल्दी जल्दी खत्म होना, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए, ताकि नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके। कंजर्वेशन ऑफ क्रीक्स, lakes and wetlands is necessary to save the precious resource from depletion। और यहाँ तक कि जो झील हैं, तालाब हैं, घाटियाँ हैं, जो वेटलैंड मतलब जहाँ पे नमी वाले क्षेत्र हैं, तो उनको बचाना बहुत ज़रूरी है इस डिप्लीशन से, ताकि ये प्रेशियस रिसोर्सेज बचाए जा सकें। अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव आर ऑल्सो एस्टेब्लिश एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल। यानी सरकार जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या करती है, सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे प्रोग्राम्स को लॉन्च करती है और उनको इम्प्लीमेंट भी करती है। School children are also encouraged to bird watch and visit nature camps so that they appreciate the habitat of varied species। यानी जो स्कूल के बच्चे हैं उनको encourage किया जाता है कि वो नेचुरल चीज़ों को देख कर आएँ, जंगलों में जाके, जैसे ग्रुप होता है ना, जैसे जब टूर पे जाते हैं, ताकि वो इनके नेचुरल हैबिटेट को देखकर उन्हें अप्रिशिएट भी कर सकें कि वो कैसे कैसे रहते हैं। Many countries have passed laws against the trade as well as the killing of birds and animals। और देखिए बहुत सारी कंट्रीज़ ने तो बहुत सारे लॉ को पास किया, बहुत सारे कानून बनाए हैं ताकि जो उनके यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स को मारकर उनको बेचा ना जा सके। इन इंडिया ऑल्सो, इन इंडिया किलिंग लॉयंस, टाइगर्स, डियर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स और एंड पीकॉक्स इज़ इलीगल। उनको जो, जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया में भी क्या है कि पीकॉक्स को, जो इंडियन बस्टर्ड्स हैं, ठीक है, टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, इन सब को मारना जो है अब वो इलीगल है। मीनवाइल एन इंटरनेशनल कन्वेंशन CITES has been established and that lists several species of animals and birds in which trade is prohibited। और एक इसी बीच एक इंटरनेशनल कन्वेंशन भी सम्मेलन हुआ CITES मतलब, तो वो उसमें बहुत सारे स्पीशीज़ की लिस्ट बनाई गई है जिस एनिमल्स और बर्ड्स की जिनको मारना या जिनका ट्रेड करना प्रोहिबिटेड है, यानी कि वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो नाउ दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए 2 कदमों के बारे में बताने हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स को उसका संरक्षण करते हो, उन्हें बचाते हो। तो पहली बात तो ये बता दूं, जो ब्लू टिक लगा रहा हूँ ये केवल समझाने के लिए, इसको आपको कहीं कॉपी या वर्कशीट में नहीं लगाना। और दूसरी बात ये कि हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बनाया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल के साथ एसोसिएट हो जाइए, लिंक हो जाइए, ताकि आपको सारे वीडियोज़ के लिंक एक साथ मिल जाएंगे, आपको कहीं सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ विल अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। First point is the government has made national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves to protect our national flora and wildlife। देखिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई, जो जू होता है ना वो भी यही चीज़ है। बायोस्फीयर रिजर्व है, किसको बचाने के लिए, हमारी जो नेचुरल फ्लोरा यानी कि हमारे प्लांट्स हैं, नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है, उनको बचाने के लिए। और सेकंड स्टेप क्या है कि इन इंडिया द गवर्नमेंट हैज़ बैंड द हंटिंग ऑफ लॉयंस, डियर, टाइगर्स, डियर, इंडियन सारंग जिसको इंडियन बस्टर्स भी बोलते हैं, और पीकॉक, इन सब के हंटिंग पर बैन लगाया है। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेज। यानी आपको 3 तरीके बताने हैं लैंड रिसोर्स को बचाने के।
तो देखिए एक है कि यूजिंग प्रॉपर क्रॉप रोटेशन फॉर सॉइल कंजर्वेशन और लैंड कंजर्वेशन, दोनों ही। देखिए क्योंकि सॉइल जो है वो लैंड से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो अगर हम सॉइल बचा लेंगे तो लैंड भी बच जाएगी। तो अगर हम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन करें कि भाई ये नहीं कि आप एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, आप बदल बदल के जब क्रॉप रोटेशन करके जब उसको ग्रो करते हैं तो सॉइल बच जाती है, सॉइल कंजर्व हो जाती है, तो लैंड रिसोर्स भी कंजर्व होते हैं। देन प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज, यानी जो सॉइल है, जो लैंड है, उसको इरिगेट करने के प्रॉपर अरेंजमेंट होने चाहिए सिंचाई के, और अगर पानी इकट्ठा हो जाए तो उसका ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि पानी वहाँ से निकल जाए। देन थर्ड इज बाय प्लांटिंग ट्रीज द रूट्स ऑफ द ट्री बाइंड द सॉइल इनसाइड इटसेल्फ एंड डू नॉट अलाउ सॉइल इरोजन। क्या होता है जब आप ट्रीज को लगाते हैं तो जो उसकी रूट्स होती हैं ना वो सॉइल को अपने में बांधे रखती हैं और सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी का कटाव नहीं होने देती, ड्यू टू विच द लैंड रिसोर्सेज कंजर्व, और इस तरह से हमारा भूमि संसाधन बच जाता है, लैंड रिसोर्स बच जाते हैं। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज What do you understand by the term ecosystem? Ecosystem से आप क्या समझते हैं? The term ecosystem means where all biotic and abiotic organisms live together is known as ecosystem. यानी इकोसिस्टम का मतलब है कि जहाँ पर सारे जैव, बायोटिक यानी जिनमें जीवन है और अबायोटिक जिनमें जीवन नहीं है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक साथ मिलकर रहते हैं, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल पाए। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।